अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, गज़ा में जंग बंदी के हवाले से जो पेशरफ्त होना थी कतर में, उसे सबोताज किया दोहा में इज़राइल ने अटैक करके। और ज़ाहिर है कि उसके बाद हमने देखा कि जो मुस्लिम ब्लॉक है वो काफ़ी तशवीश का शिकार है, काफ़ी परेशान है। और इस वक्त ख़ुद इज़राइल अमेरिका की खामोश हिमायत पर पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, उसका भी इजलास हुआ, उसका किरदार, और फिर जो अपकमिंग इजलास है OIC का, उसको भी इंतहाई अहम कहा जा रहा है। इन इजलास में अब तक की जो इत्तलात हैं वो तमाम मुल्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भरपूर कार्रवाई का इंदिया दिया जाएगा और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो एक भरपूर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना यह है कि ये भरपूर कार्रवाई वाकई कोई कार्रवाई होती है या फिर मजीद कोई एक और करारदाद की हद तक महदूद हो जाती है। इन तमाम मामलात के ऊपर मैं बात करूंगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मंसूर जाफर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अब ये जो हालात तेज़ी से बदले हैं और जो इजरायली जारियत है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो अमरीका के भी कंट्रोल में नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन हालात को? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जी ये सारी जो डेवलपमेंट पिछले तकरीबन 3-4 दिन की है, ये जिस अंदाज से इसराइल ने आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया है, और बिलखुसूस एक ऐसे मुल्क को कि जिसकी एक बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में साख, मीडिएशन और इसी तरीके से उसका सॉफ्ट इमेज, स्पोर्ट्स, मीडिया का मैदान, तो उसको एक लिहाज से इंस्टिगेट किया है, उकसाया है कि वो एक भरपूर जवाबी वार जो है वो करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इमीडिएट इजलास बुलवाया गया है अरब इस्लामिक समिट, वो इस कज़िये का मैं समझता हूँ जो अर्जेंसी है उसको भी आइडेंटिफाई करता है, और अरब और इस्लामी दुनिया का वो कंसर्न कि जिस तरीके से उन्होंने इमीडिएटली सऊदी अरब से लेके UAE और पाकिस्तान की जो क़यादत है वो कतर की हुकूमत के गिर्द रैली हुई और उन्होंने अपना शो ऑफ सॉलिडारिटी उनके साथ जाहिर किया। और उसके साथ साथ इस इजलास का जो भी प्रिपरेटरी सेशन इस वक्त जारी है, बाय द टाइम वी स्पीक, उसमें जो कल इजलास बाकायदा होने जा रहा है उसमें मंजूर की जाने वाली जो करारदाद है, जो एक मुतफ़क्का मुत्तहिदा मौक़िफ़ है, उस पर एक थ्रेड बेयर डिस्कशन एंड निगोशिएशन जारी हैं। अगरचे जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और ख़ास तौर पे ओवरऑल मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कतर की जो अपनी एक जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको देखते हुए कोई एक मिलिट्री रिस्पांस तो शायद हम नहीं देख रहे, लेकिन मैं समझता हूँ उसके पैरेलल कोई एक्टिविटीज़ जो है वो यकीनन वो क्या हो सकती है सर? वो क्या हो सकती है? क्या वो तेल की बंदिश हो सकती है, ऑयल सप्लाई जो है वो बंदिश हो सकती है, इकोनॉमिक जो है वो बाइकॉट हो सकता है, या फिर सफारतकारी के जो मामलात हैं वो मुअत्तल करने के हवाले से बात हो सकती है? वो होगा क्या? जी इसमें मैं समझता हूँ एक सेट ऑफ इनिशिएटिव जो है वो यानी पुट फॉरवर्ड किया जाएगा। जो इस वक्त दिखाई दे रहा है और जो एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने मौजूद है, वो कतर का जो मॉडल है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, कि अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है वो इन इसराइल के लिए बंद कर दी जाए। इसी तरीके से जिन मुल्कों के यहाँ से वहाँ तिजारत होती है या कोई गैस और इस नौइयत की चीज़ें सप्लाई होती हैं उसको बंद कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो सफारती बाइकआउट, यकीनन इस वक्त इस इजलास के अंदर 3 ममालिक ऐसे भी शामिल हैं कि जिनके सऊदी अरब बल्कि 5 ममालिक ऐसे हैं कि जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, उन्हें भी इस बात पे कायल और माइल किया जाएगा और कि वो अपने वो जो सफारती जो उनका बॉन्ड्स हैं उसको ख़त्म करते हुए या मुअत्तल करें, ताकि इसराइल को एक आइसोलेशन का एहसास हो और उसे पता चले कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अमेरिकन सरपरस्ती और वहाँ से मिलने वाले असले और गोले बारूद के जोर पर जो है उसको बुली नहीं कर सकता। क्योंकि ये कंसर्न इस वक्त अरब दुनिया के अंदर पाया जा रहा है। ख़ासतौर पे कतर का जो एक स्पेसिफिक मॉडल था कि जिस अंदाज से उसकी जो तमाम सिक्योरिटी थी, ख़ासतौर पे उसकी एयर स्पेस से लेके जो ग्राउंड सिक्योरिटी है, वो खुद अमेरिकन के ज़िम्मे है और अमेरिकन ही उसको लुक आफ्टर करते हैं। सो मच सो कि जब ये अटैक हुआ है उस वक्त भी उनकी जो रडार्स हैं वो जो उनकी अल-उदैद एयर बेस से अमेरिकन ऑफिशियल जो है वही ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्हें तो उसका अंदाज़ा हो गया था या उन्हें हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस बारे में जो एक टैसिट सपोर्ट मेंटेन रखी, वो इस बात को तक़वियत देती है कि अमेरिका की आशीर्वाद के साथ जो है
ये नहीं सारी तो कार्रवाई पॉइंट यही हुई है ना सर पॉइंट यही है फिर कि जो इस्लामिक ब्लॉक है वो अगर कोई हार्श स्टेप लेने भी जाता है तो फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो कहां पर खड़ा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि दरपर्दा एक सरपरस्ती तो है उसकी नेतन्याहू को। इसमें कोई शक नहीं थी कि इस वक्त जो इस मुस्लिम दुनिया और ख़ासतौर पे ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इनकी तरफ से जितने बड़े पैमाने पे डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो दूसरे इक़्तिदार का जो पहला गैर मुल्की दौरा था, उसमें जिस अंदाज से ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ एक बड़ी इकनॉमिक डील्स की गई, कई ट्रिलियन डॉलर्स की, सो मच सो ज़ाती हैसियत में बड़े बड़े महंगे प्लेन जो है वो गिफ्ट किए गए। तो ये एक लिहाज से उनकी जो गुडविल बाई करने की एक कोशिश थी, या खत्ते के हवाले से उनकी वो पॉलिसीज़ के जो एक महल्ले नज़र है उसमें एक बेहतरी लाने के हवाले से ये कोशिशें थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया बिलखुसूस इस वक्त उनके तरफ ये वाशिंगटन की तरफ से उस अंदाज से चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं की गई, और बिलखुसूस जिस वक्त दुनिया ये सारी कह रही है कि अमेरिका के एक इशारे, एक फ़ोन कॉल पे तमाम जंगें जो है वो बंद हो सकती है, बिलखुसूस गजा की जंग, जैसे माजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान और भारत की जंग को बंद करवाने के हवाले से, वो भी एक फ़ोन कॉल का ही नतीजा थी। तो ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि जो नेतन्याहू को इस जंग को, इसके अलावा को दहकाए रखने पे मजबूर किया? वो तो फिर पूरी जेश लॉबी, वो तो पूरी इतनी इन्फ्लुएंशियल जो लॉबी है उस वो वहां पर आड़े आती है ना। लेकिन सर एक बात मैं इसके ऊपर ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक ब्लॉक है, कहा जाता है कि जनाब इनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर, और ज़ाहिर है कि वो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो आड़े आते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो अस्करी क़ुव्वत इनको सो कॉल्ड जो भी यहाँ पर है, चाहे वो एक ज़माने में पेनिनसुला शील्ड फोर्स भी बनी थी, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर अड्डे हैं, और जो एक पेनिट्रेशन है वो यूएस की है, उन्हीं के असले की है। और तीसरी चीज़ कि इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर बादशाहत है। और आपने माजी करीब में देखा कि जिन्होंने जो आगे पीछे हुए, राइट लेफ्ट हुए, वहाँ पर अरब स्प्रिंग आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो रोकती हैं इनको अमेरिकन ब्लॉक से आगे पीछे हटने से। इसमें कोई शक नहीं, जो इनकी यानी मारूजी हालात है अरब दुनिया के, बिलखुसूस जहाँ पे एक मुतलकुल अनान हुक्मरान हैं, किंगडम है, शेखडम है या सल्तनत हैं, क्योंकि इन तमाम जगहों पे हर चीज़ जो है वो रावी चैन नहीं लिखता। उनके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो उनके उस इक़्तिदार के हवाले से भी ख़तरा हो सकते हैं। वो रॉयल फैमिली के अपने लोग भी हैं। उर्दन के अंदर एक बगावत की कैफियत आपके सामने है। इसी तरीके से दीगर मुल्कों के अंदर भी जो है इसी नौइयत के ख़तरात जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, और वो मजबूर हैं इस हवाले से कि वो अमेरिकन इंटेलिजेंस या जो बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनके ज़रिए अपना इक़्तिदार या अपना जो सेटअप है उसको मजबूत रख सकें। तो लिहाजा ये डिपेंडेंसी, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है, अगर उनके कैपिटल्स, उनके लीडरशिप और उनके सियासी और अस्करी क़यादत को हिट करके बनना ही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इस वक्त तमाम के तमाम जो है ये जो अरब दुनिया ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली, इन्हें अपने अपने कॉफन जो हैं वो तैयार रखने चाहिए, क्योंकि इसराइल जो है वो तो ऐलान कर चुका है कि हमारी जो सरहद है वो दरिया फ़ुरात से लेकर नील तक है, और वो जिस तरीके से तकरीबन पिछले एक माह के अंदर 7 मुल्कों पर हमला आवर हो चुका है, तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है। अब आप देखिए कि इस वक्त जो सऊदी अरब का जो एक नियोम का प्रोजेक्ट है, अगर आज इसराइल 2000 किलोमीटर प्रवास करके जो है वो कतर पर हमला करने आ सकता है, तो वो नियोम तो बिल्कुल इसराइल की आप कहते हैं बैकयार्ड बनता है। तो वहाँ पे अगर इस नौइयत की, और वो जो $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है, तो वो तो एक मैं समझता हूँ एक दिन में मलिया मेट हो जाएगी, या इसराइल जैसा जारे मुल्क जो है। लेकिन मंसूर साहब, सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप के पहले दौर में, सदारती दौर में, जिस तेज़ी और सरत के साथ वो इब्राहिम एकॉर्ड को आगे लेकर चल रहे थे और उसके ऊपर बड़ी पेशरफ्त भी हुई थी, तो ये तो बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया सारा मामला इब्राहिम एकॉर्ड को लेकर, और जीसीसी कंट्रीज या मुस्लिम ब्लॉक जो है इसमें। देखिए जी, इस वक्त जो अब्राहम अकॉर्ड के लिए अगर आप थोड़ा सा उसका जायजा लें, तो एक छोटी सी मिसाल आप लीजिए कि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, तो उस वक्त उन्हें ये बात बताई गई थी कि ये जो इसराइल इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स बना रहा है और उसको वहाँ पे इसराइल की रियासत में अनेक्स करने की जो कोशिश कर रहा है वो हम रोकेंगे, नहीं होने देंगे। अब आप देखिए कि रिसेंट पास में यूएई खुद चीख उठा है कि आपने जिस बिना पे, जिस प्रोटेक्स्ट पे हमसे ये साइन करवाया था, आप तो उस रेड लाइन को अबूर कर रहे हैं। आप इंतहा पसंद वज़रा ग्राउंड पे खड़े होके इस वेस्ट बैंक को इसराइल में अनेक्स करने के ऐलानात कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है उनको उनके मुल्कों के अंदर भी तो उनके अवाम भी तो उनका ऑडिट करते हैं, उनकी इन जो चीज़ें हैं।
उसके बारे में स्टॉक टेकिंग करते हैं। तो ऐसे में उन्हें पैसिफाई करने के लिए उनके पास ग्राउंड में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है जो वो दिखा सकें कि देखें जी हमने फलां जंग रुकवाई है। 2.5 साल से जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को उनका उनको उनको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ वेस्टर्न ममालिक से लेके यूरोपीय ममालिक समेत इस वक्त जो एक नफरत की जो लहर मौजूद है अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, ये अगर इसी अंदाज से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जैसे अब आपको अमेरिकन कैंपसेस में वो एहतजाज नजर आता है, तो कल को ये कहीं खलीजी ममालिक के अंदर भी इस नौइयत की चीज़ जो है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि माजी में वो एक अरब बहार की सूरत में फ्लैश कर गई, तो अब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो यूथ है, जिसे जी जनरेशन कहते हैं, वो किस अंदाज से अपने अपने जो दलिदर दूर करने के लिए क्या इंतहाई मितगाम। नेपाल की मिसाल हमारे सामने है, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। यानी ये जो सोशल अनरेस्ट है, ये जो सोशल अनरेस्ट है, ये कभी भी कहीं भी आ सकता है, किसी भी, और जाहिर है कि उसके लिए इसी तरह के हालात होते हैं, इसी तरह के मामलात होते हैं जहाँ पे ये सोशल अनरेस्ट होता है। इसके लिए कोई अरब स्प्रिंग और उस तरह के हालात का होना ज़रूरी नहीं है जो माजी में हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आपके कीमती वक्त का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सब ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौज़ूआत भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए सरगर्म है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन की जंग से पीछे हट जाए, और ऐसे में उसकी पूरी कोशिश है कि वो तमाम ममालिक जो इस वक्त रूस से तेल लेते हैं, रूस से ऑयल ख़रीदते हैं, वो पीछे हट जाएं। और इसी में हम देख रहे हैं कि जो बराह रास्त अताब में आया भारत इस वक्त, क्योंकि जो टैरिफ तकरीबन 50% टैरिफ बढ़ा दिए, जिसमें 25% तो उसने वैसे ही बढ़ा चुका है, और जो 25% इजाफी टैरिफ है वो उसको सज़ा मिल रही है कि भारत जो है वो रूस से सस्ता तेल ले रहा था, और रूस की जो तेल से आमदन है उसी के बलबूते पे वो यूक्रेन में जंग जारी रखे हुए, ये अमेरिका का मानना है। अब मज़ीद जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से वो G7 को और यूरोपीय यूनियन को, कि वो भी ज़रा दोनों के ऊपर जो है वो टाइट कर दें मामलात, यानी चीन के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी सख्ती दिखाएं। ये क्या इसके दूररस नताइज क्या निकलेंगे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उसामा रिजवी, माहिर माशियात हैं, और इस पूरी जियोपॉलिटिकल मूव को बहुत गौर से देख रहे हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, एक मैं ज़रा थोड़ा सा कुछ फिगर्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो दरामदाद हैं इस वक्त मेन अमेरिका के हवाले से बात करें तो 248 अरब का जो है वो उनका आप समझ लें कि कुल ट्रेड वॉल्यूम है, जिसमें जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया की वो 110 बिलियन की हैं, और जो एक्सपोर्ट हैं वो 138 अरब की हैं। इसी तरीके से ये मैं बात कर रहा था भारत की G7 कंट्री से जो उनका ट्रेड रिलेशंस हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें यूरोपीय यूनियन से, तो यूरोपीय साथ उनकी 137 बिलियन डॉलर्स की सालाना जो है वो ट्रेड वॉल्यूम है, जिसमें अगर इंडिया की कुल जो फॉरेन ट्रेड के हवाले से बात करें तो उसका 12% बनता है। तो चलें, भारत तो किसी तरीके से काबू आ सकता है, लेकिन जहाँ तक चीन की बात करें तो अमेरिका और चीन का जो बाहमी तिजारती हजम है वो तकरीबन 606 अरब डॉलर सालाना है, और इसमें जो अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 143 बिलियन डॉलर्स की हैं, जबकि इंपोर्ट्स जो है अमेरिका की वो 462 अरब डॉलर की है। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि ये जो ट्रेड वॉल्यूम है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के साथ हो, G7 के साथ हो, या फिर बराह रास्त अमेरिका के साथ हो, ये कितना बड़ा एक हथियार है इस वक्त अमेरिका के पास या दीगर कुव्वतों के पास। उसामा। थैंक यू इमरान भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये जो ट्रेड की वॉल्यूम्स हैं, जो ट्रेड होता है वो चाहे जो मर्जी होता रहे, टॉप जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आपस में वो ट्रेड नहीं रोकते। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2018 से यूएस और चाइना के टैरिफ्स की जो जंग है वो चल रही है, हमें पता है, और वो टैरिफ्स बीच में खत्म नहीं हुए थे। डिस्पाइट दैट जो भी रिसेंट फिगर आती है उसमें पता लगता है कि 2018 से 2024 के दरमियान अमेरिका और यूएस का ट्रेड डॉलर टर्म्स के अंदर 24% बढ़ा है, कम नहीं हुआ टैरिफ्स के बावजूद। तो लिहाजा मुझे लगता है जो ट्रेड की वॉल्यूम्स आपने बताई है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी ज़्यादा है, और दुनिया इतनी इंटीग्रेटेड है कि जो मर्जी कर लें आप, सैंक्शंस कर लें,
या आप दूसरे इकोनॉमिक बैन्स लगा दें, कोटास कर दें, ट्रेड नहीं रुकता, एक तरीके या दूसरे तरीके से पहुंच जाता है। अब दूसरी बात ये भी अमेरिका के लिहाज से समझने की जरूरत है, जो आपने पूछा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सैंक्शंस। अब ये दूसरी जंग अजीम के वाला दौर नहीं है, इसमें अभी कोल्ड वॉर नहीं चल रही। इस वक्त दुनिया में जो पावर है वो काफी हद तक डिसिपेट हो चुकी है, फैल चुकी है। मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज को कि डॉलर अभी भी सबसे बड़ी करेंसी है, अमेरिका सबसे बड़ी है, बट जो रिसेंट 2022 के बाद खास तौर पर आया है ना सामने एक ट्रेंड, वो ये पता लगा है कि आप किसी कंट्री को आइसोलेट नहीं कर सकते। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगी थी, मैं कह रहा हूं उसके बावजूद रशिया की जो ऑयल की इंपोर्ट्स हैं वो 48 मिलियन बैरल से लेके सिर्फ 43 पे आ गई हैं 2022 से अभी तक। तो जब कुछ 8-9 लाख बैरल्स का फर्क पड़ गया है, तो इतना फर्क नहीं है कि वो मुल्क बिल्कुल एक पराया स्टेट बन जाए या वो आइसोलेट हो जाए। तो नहीं, लेकिन बात यहाँ पर उसामा, यहाँ पर जो बात हो रही थी अभी तक तो सिर्फ हम टैरिफ के मामले में अमेरिकन ट्रेड रिलेशंस देख रहे थे ना इंडिया के साथ। अब वो यूरोपीय यूनियन और G7 दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, रशिया के लिए कैसा होगा, इंडिया के लिए कैसा होगा, ये जरा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें। देखिए, रशिया, इंडिया और पूरी दुनिया को जो अगली डेडलाइन देखने की जरूरत है वो है अक्टूबर। अभी रिसेंटली यूएस के कोर्ट ने जो टैरिफ्स हैं ट्रम्प के, उनको इलीगल करार दिया है, राइट? इस पे हमने बात भी की थी पहले। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अक्टूबर के अंदर, उसमें रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादा है एटसेट्रा, जो भी होगा वहां से डायरेक्शन आगे डिसाइड होगी। मेरा अपना ये मानना है कि टैरिफ्स रिज्यूम करेंगे। अगर ये रिज्यूम करते हैं तो जो इंडिया की बात की आपने, रशिया की बात की है, इन्हें बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इमरान भाई ये पहले से चल रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी, अगर रशिया का तेल बंद भी कर देता है इंडिया लेना, तो आपको पता है रशिया के बाद किसका ले सकता है, और अभी भी ले रहा है, इराक का। इराक ने अपने रिसेंटली ऑयल टर्मिनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाई है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, बल्कि ओपेक वाले उससे नाराज हैं क्योंकि उसने अपने प्रोडक्शन कोटा से ज्यादा प्रोड्यूस और ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हाँ। इसके साथ साथ आपको हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि इस वक्त दुनिया में ऑयल का सरप्लस चल रहा है। हाँ। तो इंडिया के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। गुयाना एक कंट्री है, उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। कनाडा एक कंट्री है, उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। मजीद अर्जेंटीना के अंदर शेल ऑयल के ऊपर काम हो रहा है, मैक्सिको में फ्रैकिंग के ऊपर काम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल यू आर राइट कि एम्पल है और सप्लाई गलट की भी सिचुएशन देखी जा सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात ये है कि चाइना और इंडिया, इन दोनों के अगर एक जो रेजिस्टेंस इस वक्त देखी जा रही है जो रशिया की तरफ से है, क्या आप समझते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल पाबंदी लगती है फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इंटरनेशनल, तो इराक वहां पे खड़ा हो सकता है उसके खिलाफ, या फिर अर्जेंटीना के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खड़ा हो जाएगा? मैं ये जो इराक और इसकी बात की थी, ये इंडिया के लिए बात की थी। मतलब इंडिया को अगर रशिया से तेल नहीं भी मिलेगा तो उसके पास और ऑप्शंस होंगी। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है। दूसरा ये हमें भी रिसेंटली देखे ना, पाबंदियां लगने के बावजूद ये एक चीज होती है, उसको बोलते हैं शैडो फ्लीट। तो 70 से 80% रशिया का तेल अभी भी पिछले 2-3 सालों में उस शैडो फ्लीट के थ्रू गया है। STS ट्रांसफर्स, शिप टू शिप ट्रांसफर्स बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर ही ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी शिप्स हैं जिनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके वो लोग ट्रैक नहीं कर पाते। अनइंश्योर्ड शिप्स होती हैं, वो जाती हैं। तेल नहीं रुका, तेल के फ्लोस को देखिए। सो मच सो यार, यूरोपियन यूनियन अभी भी रशिया से तेल लेता है। 13 से 14% गैस अभी भी वो लेता है। 280 या 290 बिलियन यूरोस का 2022 से अभी तक उन्होंने एनर्जी ली है यूएसए। हंगरी जैसी कंट्रियां, लेटविया जैसी कंट्रियां, उन्होंने भी रिसेंटली कहा भी है वो ऐसे कैसे कर सकती हैं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे करके एक आइडियोलॉजी के ऊपर या अपने किसी एलाई के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाए। अब वो दौर नहीं है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। तो क्या रिएक्शन होगा फिर इस वक्त यूरोपीय यूनियन और G7 का, आप क्या देख रहे हैं? मैं नहीं समझता कि यूरोपियन यूनियन और G7 ट्रम्प की डिमांड इन इट्स करंट फॉर्म को एक्सेप्ट करेगी। कुछ नीचे करके, कुछ जिसे बोलते हैं रैशनलाइज करके एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट करंट फॉर्म के अंदर जिसमें एक्सट्रीम है कि बिल्कुल बैन कर दें और इसको खत्म कर दें, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती। इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो उसकी इजाजत ही नहीं देते। जर्मनी क्या ये कहा जा सकता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं बिलखुसूस टैरिफ्स के हवाले से, वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट बनती जा रही है? बिल्कुल बनती जा रही है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट इस तरह जा रही हैं और जा सकती हैं कि फिर दूसरे ममालिक आपस में ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। अभी SCO के ऊपर रशिया और चाइना ने $400 अरब
पाकिस्तान की जीडीपी के साइज से बड़ी डील साइन की है एलएनजी गैस प्रोवाइड करने के लिए 50 बिलियन क्यूबिक मीटर अगले 30 सालों के लिए। अगर उनको कोई और मार्केट नहीं भी मिलेगी तो वो दोनों आपस में अपना ट्रेड पूरा कर रहे हैं। ब्राजील और चाइना ब्राजील की 40% इंपोर्ट्स जो है वो ऑयल की लेता है, चाइना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। नहीं तो फिर ये तो एक बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होने जा रहा है। फिर दुनिया की डिपेंडेंसी जो है वो यूएस के ऊपर कम हो जाएगी। इस तरह से नई नई मार्केट्स जो है वो टैप होंगी और जो ये जो इकोनॉमिकल पावर है वो रीजन से शिफ्ट हो जाएगी, वो वेस्ट से फिर ईस्ट की तरफ आ जाएगी। और इमरान ये शुरू हो चुका है, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का हम सबको पता है, उसका एक आर्टिकल, एक चार्ट है, Who are you going to call? ये गूगल पे सर्च करें तो आ जाएगा। 2020 में वो दिखाता है, चार्ट पूरा ब्लू था। ब्लू से मुराद था कि तमाम दुनिया के ज्यादातर ममालिक, 90% ममालिक का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था यूएस। 2020 साल के डिफरेंस में वो चार्ट पूरा ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज से मुराद है अब दुनिया के तमाम लार्जेस्ट कंट्रीज का जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। तो ये जो शिफ्ट आप बता रहे हैं ऑलरेडी हो चुकी है, बल्कि अभी ज्यादा ब्रिक्स की फॉर्म में, आसियान कंट्रीज की फॉर्म में, ब्रिक्स प्लस की फॉर्म में ये ज्यादा एग्रीगेट हो रही है, इकट्ठे ज्यादा हो रही है। अभी डीडॉलराइजेशन नहीं होगी, बट वो प्रोसेस जो है वो जरूर शुरू हो चुका है और ये कंट्रीज आपस में तो सूनर और लेटर ये बहुत बड़ा कंसर्न जो है खुद यूएस इकोनॉमी के लिए बनना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम डेवलपमेंट के ऊपर हम उनका टेक ले रहे थे, वो अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। भारत का डिफेंस बजट इन टर्म ऑफ डॉलर तकरीबन सालाना 78.8 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन आप कह लें कि 79 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है। लेकिन अब हाल ये है कि उनसे अपना ये जो जिस तरीके से वो एक वॉर, जंगी जुनून उसके ऊपर है, वो इस बजट को संभाल नहीं पा रहे हैं। और इस बजट को संभाल नहीं पा रहे, इसके इस हवाले से इसको कट डाउन करने के लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है उसका पैटर्न चेंज किया, उसका तरीक़ेकार चेंज किया। और उस तरीक़ेकार के चेंज करने के बाद इस वक्त एक हलचल मची हुई है पूरे भारत में। हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो फ़ौज है वो अपनी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हो चुकी है। जगह जगह पर मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हो चुके हैं। इसमें जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। और कहा यह जा रहा है ये जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है, ये इंडियन फौजी जो हैं उनका मोराल इससे बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये अग्निपथ, ये जो रिक्रूटमेंट स्कीम है, ये है क्या और किस तरीके से भारतीय फौजी जो हैं, भारतीय जवान बिलखुसूस मैं कहूँगा, वो इससे नाराज़ हैं। क्या मामला है ये? देखिए, भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक रवायत थी 200 साल पुरानी, कि स्टैंडिंग आर्मी थी और उसके फिक्स्ड टेन्योर्स होते थे और उसके मुताबिक करियर प्रोग्रेशन होती थी, फौज की ट्रेनिंग होती थी, इक्विपमेंट वगैरह उसको दे के, और एक सिक्योर करियर था। तो अब उसको इन्होंने एक बड़ा रेडिकल डिपार्चर किया है और एक नई स्कीम निकाली है जिसको अग्निपाथ का नाम दिया उन्होंने। वो ये थी कि अब जब न्यू रिक्रूटमेंट्स करेंगे ये नॉन ऑफिसर रैंक्स में, और उनको सिर्फ 4 साल का टेन्योर देंगे, और 4 साल के बाद मिसाल के तौर पे अगर 100 रिक्रूट्स हैं तो उनमें से सिर्फ 25% को रिटेन करेंगे और बाकी जो 75% है उनको रिटायर कर दिया जाएगा कुछ नॉमिनल कॉम्पनसेशन के तहत। और उस पे चूँकि आपको मालूम है कि भारत में वैसे ही जो बेरोज़गारी का जो शरह है वो बहुत ऊपर चली गई है। ये मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो पॉलिसियां हैं, इससे मुआशी नाहमवारी काफ़ी आ गई है। और फ़ौज में जब से उन्होंने ये स्कीम मुतारिफ कराई तो एक बड़ी रिजेंटमेंट थी बिलअमूम लोगों में, ख़ास तौर पे उन स्टेट्स में जहाँ से बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है, जिस तरह ये बिहार है, मध्य प्रदेश, यूपी है। ट्रेडिशनली रिक्रूटिंग ग्राउंड भी ये जगह थी और अब वो
4 साल के बाद जब वो बल्क रिटायर हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। और 4 साल एक टफ लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिमेंट ट्रेनिंग के बाद जब आप ऑन स्ट्रीट्स वापस चले जाएंगे बगैर किसी पेंशन के, तो फिर आप एट द मर्सी होंगे मार्केट फोर्सेस के। हाँ। तो ये रेंटमेंट थी, ये गुस्सा था जिसकी वजह से ये अभी काफी आपको नजर आया होगा कि बिल्कुल पे भी सर, जंग जो है वो असलहे से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बे से, हौसले से लड़ी जाती है। इस इक़दाम का जो इंडियन सोल्जर्स हैं, और ज़ाहिर है कोई पैशन अगर लेकर आता है, एक पैशनेट फ्यूचर के लिए आता है, और जैसे कि आपने कहा कि जनाब ये मेरे ख्याल से कोई 17 से 21 साल के जो जवान हैं, जो इनिशियल रिक्रूटमेंट है उनकी 4 साल के पीरियड के लिए होगी, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 75% रिटायर हो जाएंगे। तो इंडियन फोर्स जो है, जो आर्मी है, उसके मोराल के ऊपर क्या असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए, मैं इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि इस पे वो खर्च कम करना चाह रहे थे, कि पेंशन लायबिलिटीज कम करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी ये फौज है उनकी, 1.34 मिलियन। तो वो उनका ये ख्याल था कि इस तरह के मेजर से वो कुछ पेंशन जो लायबिलिटीज है उसको कम करेंगे। मगर बड़ा मनफी असर होगा इसका मोराल पे, ट्रेनिंग पे। क्योंकि देखिए, एक सोल्जर को जो नॉर्मल उसका टेन्योर होता था 17 साल के बाद रिटायरमेंट मिलती थी, और उसके बाद वो पेंशनेबल उसकी सर्विस हो जाती थी। अब जब उसको आप 4 साल बाद निकाल देंगे, और उसको जो आजकल की जो वॉरफेयर है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और हाईटेक होती जा, और एक जगह तो ये लोग मुतारिफ करा रहे हैं कंबाइंड आर्म्स टीम्स ब्रिगेड, जिनके नाम ये रुद्रा ब्रिगेड रख रहे हैं, और उसमें एयर डिफेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मैकेनाइज्ड कंपोनेंट्स, तो वो छोटे छोटे से कंबाइंड आर्म्स हाईटेक ब्रिगेड है जिसका नाम रुद्रा ब्रिगेड उन्होंने दिया है। और वो जो इनका प्रोएक्टिव वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है कि क्विक इफेक्ट्स करेंगे एग्रेसिव टैक्टिक्स के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ब्रूए कार लाते हुए एग्रेसिव इंटेंट के साथ। एक जगह तो वो कर रहे हैं, और दूसरी जगह ये लोग उनको 4 साल बाद रिटायर कर देंगे। तो इतना बड़ा ट्रेंड जो इनका पूल है मैन पावर का, वो बिल्कुल उससे ये हाथ धो बैठेंगे, और फिर जो 25% उनके रह जाएंगे वो काफ़ी नाकाफ़ी होंगे मेरा ख्याल है, जो इनकी एम्बिशंस हैं जो उसको पूरा करने के लिए। तो इस पे मोरल वाइज बड़ा मनफी असर होगा, और इस पे जो फौज की टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है उस पे भी बड़ा, ट्रेनिंग को बड़ा सख्त पहुंचेगी इस मेजर से। अच्छा, ये बताइएगा कि दुनिया में कहीं और ये मॉडल है, या फिर ये महज मोदी सरकार जो है उनकी एक इंडिजिनस समझ लें कि ये एक सोर्स लेकर आए? देखिए, ये उनकी अपनी इख्तरा है अपने हालात के मुताबिक, मगर ये बोरो करते हैं नेचुरली। दुनिया में ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टेबलरी मॉडल भी है, कुछ ऑल वॉलंटियर आर्मीज होती हैं, कुछ यूनिवर्सल वो कॉन्स्क्रिप्शन होती है जहाँ सबको कुछ अरसे के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे ममालिक हैं, तुर्की है, साउथ कोरिया है, जहाँ पे कंपल्सरी हर एक को ट्रेनिंग के लिए कुछ अर्सा टाइम गुजारना होता है, उसके बाद चंद लोग परमानेंट करियर चूज करते हैं, बाकी रिटायर हो जाते हैं। मगर उनके हालात मुख्तलिफ होते हैं, उनका थ्रेड पैटर्न डिफरेंट होता है, उनकी जो कल्चर है ट्रेनिंग का वो डिफरेंट होता है। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में भारत जहाँ पे चीन के साथ नबर्द आज़मा है, पाकिस्तान के साथ है, उसको ग्लोबल पार्क बनने की कुछ प्रिटेंशंस हैं, और इस हालात में आपको स्टैंडिंग ट्रेन आर्मी या आर्म फोर्सेस चाहिए होते हैं, जो इस किस्म की जो मुतामिल नहीं हो सकते कि आप उसको कैडराइज कर दें, कुछ अरसे बाद रिटायर कर दें, और बल्क जो है वो 4 साल बाद विदाउट पेंशन लायबिलिटी चला जाए, कुछ आप और रखें। तो ये उनसे मेरा ख्याल है एक गलती हुई है, जो उनके एजम्पशंस थे जिसकी बुनियाद पे ये अग्निपात और अग्निवीर ये स्कीम उन्होंने शुरू की, वो बारआवर साबित नहीं हुए। और इसमें ट्रेनिंग को इनकी तक पहुंचेगी, इनके मोरल को पहुंचेगी, इनकी कोहेजन को पहुंचेगी, और ओवरऑल जो इनकी फौज का एक जो स्ट्रक्चर था, हाँ। ये तो चले सर, ये तो इस अग्निपात के बाद होगा ना, लेकिन 10 मई के बाद जो हुआ उसमें कितना मोरल जो है इस वक्त डाउन है। वहां पर जो एग्जिस्टिंग उनका पूरा सेटअप 1.34 मिलियन की अगर आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो 10 मई के बाद कितना बड़ा चेंज देखा, वो कितना एक फ्लॉप साबित हुआ? डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा उनके लिए रेपुटेशनल लॉस है।
इस वक्त वो डीमोरलाइज्ड हैं और वो सर उठा के, ऑब्वियसली कोई सोल्जर नहीं चल सकता जब उसको डिफीट हुई हो, वो रैंकल करती है वो डिफीट, और रैंक एंड फाइल में खासी मायूसी है। तो उसको पूरा करने के लिए वो अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नई वो रेजिंग्स कर रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने बताया बहराब लाइट कमांडो बटालियन बना रहे हैं, रुद्रा कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स बना रहे हैं, एग्रेसिव इंटेंट शो कर रहे हैं, और ये उनको बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फौज को कि जी हम तैयार हैं, हम आपको नई टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे और हम बदला लेंगे। मगर ये काम ख्याली है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब वो नबर्द आज़मा होंगे तो आगे एक वेल ट्रेंड मैन उनको आर्मी मिलेगी, और उसके बाद जो रिस्पांस ऑप्शंस हैं, आजकल टेक्नोलॉजी की इरा है, तो जंग जो है वो मोराल से भी लड़ी जाएगी और टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाएगी। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत होती है। एग्जैक्टली सर मैं एक लास्ट में एक बात जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बड़ा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। नेतन्याहू ने जो तौजीह पेश की इस वक्त कतर के ऊपर हमले की, और कहा कि जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके एलिमिनेट किया, तो हमें भी यह हक है। तो वो इंडियन मीडिया कुछ पोर्ट्रे कर रहा है कि अब जो है पाकिस्तान का नंबर होगा इसराइल के हवाले से, तो ये वहाँ पर इस तरह का हज़ियान जो है वो बका जा रहा है। क्या आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के खामो ख्याल को? मेरा ख्याल है ये यावा गोई है और ब्लस्टर है। उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान और कतर में बहुत फ़र्क है, बौदुल मुशरिकीन है, एक वर्चुअली बैरूनी क़ुव्वतों का बेस है जिसका कोई अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, सारी हार्डवेयर उनकी जो है वो बाहर से ली हुई है, मगर ट्रेनिंग और वो कतर का तो सबको मालूम है। दूसरा एक जौहरी कुव्वत है पाकिस्तान, जिसकी आर्म फोर्सेस बैटल हार्डन्ड, बैटल टेस्टेड है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूस जैसे मुल्क में इस किस्म का एडवेंचर करने से पहले कोई सैन आदमी भी 1000 मरतबा सोचेगा, और अगर वो कार्रवाई करेगा तो उसके दांत खट्टे होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो जब भी ये कार्रवाई इस तरह की कुछ मिस एडवेंचर करेगा तो फिर उसको करारा जवाब भी दिया जाएगा, और वो जवाब जो कि इससे पहले पाकिस्तानी फोर्सेस दे चुकी हैं, और पूरी कौम हमारी फोर्सेस के साथ खड़ी थी। बहुत बहुत हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड, और इस अहम तरीन मामले पर अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाजरीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।